शिवराज सिंह और देसराज सिंह में काफी प्यार था। दोनों भाई मकान बनवाने का ठेका लेते थे। उनका संयुक्त परिवार था। देसराज अविवाहित और शिवराज शादीशुदा था। शादी के बाद शिवराज की पत्नी प्रियंका ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सुजाता रखा गया। देसराज की अपनी भाभी प्रियंका से खूब पटती थी। देवर भाभी में हल्की फुल्की मजाक भी होती रहती थी। भाभी होने के नाते प्रियंका उसकी बातों का बुरा भी नहीं मानती थी। शिवराज सीधा साधा था, जबकि देसराज तेज तरार और दबंग था। वे बंधन कर रहता था, इसीलिए प्रियंका को अच्छा लगता था। प्रियंका को जब भी बाजार या कहीं और जाना होता तो वे अपने साथ देसराज को ही ले जाती थी। देवर भाभी के इस तरह साथ रहने से कभी कभी शिवराज को शक होता तो मजाकिया लहजे में वे कह देती, बड़े इशालू हो तुम, छोटे भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अरे जैसे वे तुम्हारा छोटा भाई है, वैसे ही मेरा भी छोटा भाई है। शिवराज सोचता कि शायद प्रियंका सही कह रही है। उसे क्या पता था कि उसका ये विश्वास आगे चलकर कोई बड़ी मुसीबत बन जाएगा। देसराज का भाभी के प्रति झुकाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इस बात को प्रियंका महसूस कर रही थी। भाभी को लुभाने के लिए देसराज आए दिन उसकी पसंद की खाने पीने की चीजें और उपहार भी लाने लगा। प्रियंका ने मना किया तो देसराज ने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी ये तो मामूली बातें हैं, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, किसी दिन कहकर तो देखो। इस पर प्रियंका ने उसे चौंक कर देखा। तभी देसराज ने ठंडी आंख भरते हुए कहा, भाभी क्या कहूँ, तुम तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं देती हो। अरे मेरे ऊपर तुम ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो? देखो मैं तुम्हें खाना बनाकर देती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, अब और क्या चाहिए तुम्हें? देसराज ने प्रियंका के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके द्वारा अकेले में हाथ पकड़ने से प्रियंका सिरा उठी। वे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? भाभी, तुम्हारी चलचलाती और खूबसूरती ने मुझे बेचैन कर दिया है, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। देखो देसराज, अब तुम जाओ, मुझे घर के और भी काम करने हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? देसराज वहां से चला गया तो, लेकिन उसकी बातों और एहसासों ने प्रियंका को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। देसराज ने भी जज्बातों में आकर प्रियंका को अपने प्यार का एहसास करा दिया था, लेकिन बाद में उसे इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं भाभी ये बात भैया से ना कह दे। रात को प्रियंका और देसराज अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। देसराज को डर सता रहा था तो प्रियंका के दिमाग में देवर की कही बातें घूम रही थी। लेटे ही लेटे वे पति की तुलना देवर से करने लगी। उसका पति शिवराज काम से थका मर्दा घर लौटा और खाना खाकर जल्दी ही करवटें लेने लगता। उसकी तरफ अब वे पहले की तरह बहुत ध्यान नहीं दे रहा था। अक्सर भाभी से चुगलबाजी करने वाला देसराज अगले दिन उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। इस बात को प्रियंका महसूस भी कर रही थी। शिवराज के जाने के बाद देसराज भी जाने लगा तो प्रियंका ने कहा, तुम रुको देसराज, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलना। भाभी, मुझे भी जल्दी जाना है, इसीलिए तुम अकेले ही चली जाओ। कहकर देसराज जब घर से निकलने लगा तो प्रियंका उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। देसराज डर रहा था कि कहीं भाभी अकेले में अब उसे डांटेंगी। उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था। प्रियंका बोली, कल तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन तुम तो बहुत डरपोक निकले। प्यार करने वाले अंजाम की चिंता नहीं करते। ये सुनकर देसराज का डर थोड़ा कम हुआ। वे अचंभित से भाभी की तरफ देखने लगा। प्रियंका आगे बोली, देसराज तुम्हारी बातों ने मेरे ऊपर ऐसा असर किया है कि रात भर मैं तुम्हारे ही ख्यालों में बेचैन रही। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। मैं शादीशुदा हूँ, इसीलिए इस बात से डर रही हूँ कि अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो क्या होगा? वे तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। भाभी मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। देसराज ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा तो प्रियंका ने उसके भरपूर जिस्म को गौर से देखा और सीने से लगा लिया। देसराज ने भी उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसके कदम गुनाह की तरफ बढ़ गए और उन्होंने अपनी हसरतें पूरी कर ली। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। शिवराज के काम पर जाने के बाद देशराज किसी न किसी बहाने घर पर रुक जाता और भाभी के साथ मौज मस्ती करता। देशराज अक्सर घर में भाभी के साथ रहने लगा तो पड़ोसियों को शक होने लगा। सब सोचने लगे कि दाल में कुछ काला जरूर है। गलत काम की खबरें जल्द फैलती हैं, इसीलिए मोहल्ले भर में ये खबर फैल गई कि प्रियंका का अपने देवर के साथ चक्कर चल रहा है। मगर शिवराज को इस बात की भनक तक ना लगी। वे तो कमाई में ही लगा रहता था। एक दिन एक शुभ चिंतक ने शिवराज से कहा, शिवराज तुम कभी अपने घर की तरफ भी ध्यान दे दिया करो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। अब बेहतर यही होगा कि तुम देशराज की शादी कर दो। ये सुनकर शिवराज सन्न रह गया।
वे अपने भाई को सीधा साधा समझता था और तो और देशराज उसके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। एक बार तो उसे भाई के बारे में कही बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे घर पहुंचा तो देशराज घर पर ही मिला। छूटते ही उसने कहा, दिन भर घर में चारपाई तोड़ना अच्छा लगता है क्या? कल से मेरे साथ ही काम पर चलना। 4 पैसे कमाएगा तो तेरी शादी में ही काम आएंगे। मैं तेरी जल्द ही शादी कराना चाहता हूँ। पति के मुंह से देवर की शादी की बात सुनकर प्रियंका को कुछ खटका सा हुआ, लेकिन वे बोली कुछ नहीं। उधर शिवराज ने पत्नी से कुछ कहने के बजाय नजर रखने लगा। प्रियंका को इस बात का एहसास हो गया तो उसने भी देवर से मिलने में एहतियात बरतना शुरू कर दी। रात को पति के सो जाने के बाद वे देशराज के पास आ जाती और मौज मस्ती करती। देशराज अपनी सारी कमाई प्रियंका के हाथ पर ही रखता था। शिवराज भाई के लिए अच्छा रिश्ता देखने लगा। एक दिन प्रियंका ने देशराज से कहा, जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब तुम मुझे भूल जाओ। ये कैसे बातें कर रही हो भाभी? मेरी शादी भले ही हो जाए, लेकिन तुमसे मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। उसी बीच देशराज की शादी के लिए जिला मैनपुरी के गांव चेतन से एक रिश्ता आया। चेतन के रहने वाले राम अवतार ने अपनी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी की शादी देशराज से करने की बात शिवराज से की। राजकुमारी हाई स्कूल पास कर चुकी थी। शिवराज को रिश्ता पसंद आया और दोनों तरफ से बात होने के बाद निश्चित तिथि पर राजकुमारी और देशराज की शादी हो गई। शादी के बाद राजकुमारी ससुराल में आ गई, लेकिन सुहागरात को खुशी की बजाय उसकी आंखों में आंसू ही बहे। हुआ ये कि सुहाग सेज पर बैठी राजकुमारी पति के कमरे में आने का इंतजार करती रही, लेकिन देशराज अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचा नहीं। सुबह 4-5 बजे राजकुमारी की नींद टूटी तो भी उसे कमरे में पति दिखाई न दिया। उसी दौरान उसे जेठानी के कमरे से पति और जेठानी की हंसनी ठिठोली की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी भी कोई नादान नहीं थी। वे समझ गई कि पति का भाभी के साथ चक्कर है, तभी तो सुहागरात को भी पत्नी के बजाय वे भाभी के साथ मौज मस्ती कर रहा है। थोड़ी देर बाद देशराज जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने पत्नी को सुबकते हुए देखा। वे बोला, तुम रो रही हो, क्या हुआ? राजकुमारी ने पूछा। मैं यही भाभी से बातें कर रहा था। जब मैं कमरे में आया तो तुम सो रही थी। मैंने सोचा कि तुम थक गई होंगी, इसीलिए जगाया नहीं, कहकर देशराज ने तौलिया उठाया और गुसलखाने में घुस गया। राजकुमारी को पति का रवैया कुछ अजीब सा लगा। वे पति से बहस करके बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को समझाया और मन को शांत किया। दिन धीरे धीरे गुजरा। घर पर जो नजदीकी मेहमान थे वो भी घर से विदा हो गए। शाम का खाना खाकर राजकुमारी अपने कमरे में थी, तभी प्रियंका और देशराज भी वहां पहुंच गए। प्रियंका देर तक राजकुमारी के पास बैठी रही। आखिर तंग आकर राजकुमारी ने कहा, भाभी मुझे नींद आ रही है। राजकुमारी 4 दिनों तक ससुराल में रही। इन 4 दिनों में उसने महसूस किया कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर पिता उसे विदा कर ले आए। मायके आने पर उसने माँ को जब सारी बातें बताई तो माँ ने कहा, बेटा तुझे कुछ वहम हो गया है। देवर भाभी में प्यार होना कोई हैरानी की बात नहीं है। तू एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। अपने परिवार को बिखरने ना देना। कुछ दिनों बाद वे पति के साथ फिर ससुराल आ गई। इस बार उसने तय कर लिया कि वे सच्चाई का पता लगाकर रहेगी, इसीलिए उसने पति और जेठानी पर नजर रखनी शुरू कर दी। काम से आने बाद देशराज सीधा भाभी के कमरे में जाता और सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता था। राजकुमारी को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने पति से कहा, तुम्हारी कमाई पर मेरा हक है, किसी और का नहीं। अब जो भी कमा कर लाओगे मुझे देना, किसी और को नहीं। प्रियंका ने देवरानी की ये बात सुन ली थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन भाभी क्या सोचेगी? देशराज ने कहा, वे जो भी सोचती हैं सोचती रहें, हमारा परिवार बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे तो हम किससे मांगेंगे? प्रियंका समझ गई कि राजकुमारी तेज दिमाग की है, उसके सामने उसकी दाल अब नहीं गलेगी। इसीलिए उसने देशराज को समझा दिया कि अब मिलने में होशियारी बरत जाएगी। राजकुमारी अब काफी सतर्क हो गई थी, जिससे देशराज और प्रियंका परेशान से रहने लगे। घर में भी तनाव रहने लगा। देशराज गुस्से में कभी कभी राजकुमारी की पिटाई करने लगा। राजकुमारी गर्भवती हो गई तो देशराज और प्रियंका को मिलने का मौका मिल गया, लेकिन राजकुमारी ने पति और जेठानी को रंगे हाथों पकड़ लिया। पोर खुलने पर देशराज और प्रियंका के होश उड़ गए। देशराज ने पत्नी से माफी मांगी और उसे भरोसा दिलाया कि आइंदा ऐसे प्रियंका ने भी उससे अनुरोध किया कि ये बात वे किसी को ना बताए। राजकुमारी का शक सही साबित हुआ। उस समय समझदारी दिखाते हुए उसने कोई शोर शराबा नहीं किया। शाम को शिवराज घर लौटा तो उसने उससे कहा, जेठ जी मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, आप हमें अलग कर दें।
ये क्या कह रही हो तुम? यहाँ तुम्हें कोई परेशानी है? शिवराज ने कहा तो राजकुमारी बोली, आपको तो पता नहीं कि घर में क्या हो रहा है, पर जो मैं देख रही हूँ उसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए मैं अलग होना चाहती हूँ। शिवराज राजकुमारी का इशारा समझ गया। इसके बाद उसने घर का बंटवारा कर दिया। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब देशराज का भाभी के पास आना जाना बंद हो जाएगा। उसके पेट में पल रहा बच्चा 8 महीने का हो चुका था। ऐसे में राजकुमारी को देखभाल की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन ससुराल में अब वे अकेली थी। घर के काम करने में उसे परेशानी हुई तो वे मायके चली गई। उसने पति को जेठानी के अवैध संबंध की बात माँ से भी बता दी। माँ ने उसे फिर समझाया कि वे देशराज को समझाए, लेकिन राजकुमारी के मन में जेठानी के प्रति नफरत भर चुकी थी। राजकुमारी ने मायके में ही बेटे को जन्म दिया। वहां कुछ दिन रहने के बाद वे ससुराल चली आई। वे बड़ी जेठानी अविता से मिली और उन्हें प्रियंका की बदचलनी की बात बताई। अविता ने भी प्रियंका को काफी समझाया, लेकिन उसने देशराज से मिलना बंद नहीं किया। राजकुमारी धीरे धीरे निराश होने लगी। अपने वैवाहिक जीवन में उसने जिस सुख की कल्पना की थी, वे पति और जेठानी की वासना की ज्वालामुखी में खाक हो चुकी थी। ना तो उसे अपने मायके से कोई राहत मिल रही थी और ना ही ससुराल से। देशराज भाभी के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं था। आए दिन घर में झगड़ा होने लगा। रोजाना के झगड़े को देखकर मोहल्ले के लोग यही सोचने लगे कि राजकुमारी एक तेज तरार और लड़ाकू औरत है। आखिर एक दिन राजकुमारी ने तय किया कि वे पति को प्यार से समझाने की कोशिश करेगी। उस दिन उसने अपने पति की पसंद का खाना बनाया। शाम को जब देशराज घर लौटा तो उसने कहा, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देशराज गुसल खाने में घुस गया। नहा धोकर बाहर आते ही बोला, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। लेकिन तुमने ये बात मुझे सुबह तो बताई नहीं। मैंने जब खाना बना लिया तो तुम खाने से मना कर रहे हो। बनाया है तुम ही खा लो, कहकर देशराज घर से बाहर निकल गया। पति की इस अपेक्षा ने राजकुमारी को तोड़कर रख दिया। वे देर तक रोती रही। देशराज रात भर घर से बाहर रहा। राजकुमारी चारपाई पर पड़ी करवटें बदलती रही और रोती रही। उसे अपनी बेचारी एहसास भी हो रहा था। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कुंडी खोली तो सामने पति खड़ा था। उसे देखते ही वे बोली, रात भर भाभी के पास रहे होंगे। हाँ, मैं वहीं था। अब बता तू क्या कर लेगी मेरा? देशराज ने गुस्से में कहा। कड़वा सच सुनकर राजकुमारी कुछ ना बोली, क्योंकि अगर वे कुछ कहती तो देशराज उसकी पिटाई कर देता। दोपहर के समय वे बड़ी जेठानी अविका के घर गई तो उसे पता चला कि दोनों जेठ अवधेश और शिवराज पड़ोस के किसी गांव गए हुए थे। राजकुमारी की समझ में आ गया कि भाई की गैर मौजूदगी में देशराज रात भर भाभी के साथ रहा होगा। ये जानकर उसका खून खौलने लगा। तभी उसे एक झटका और लगा जब अविका ने बताया कि प्रियंका गर्भवती है। राजकुमारी को अब पक्का यकीन हो गया कि प्रियंका के गर्भ में देशराज का ही बच्चा है। ये बात उसे बरछीन की तरह चुभी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे कुछ नहीं सहना, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और मन ही मन उसने एक योजना बना ली। अपनी योजना को साकार करने के लिए प्रियंका का विश्वास हासिल करना जरूरी था। अंत एक दिन वे प्रियंका के घर जा पहुंची। उसे देखकर प्रियंका चौंकी। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? अरे दीदी, मुझे पता चला कि तुम्हें बच्चा होने वाला है तो सोचा कि तुम्हारी कुछ मदद कर दिया करूं। प्रियंका को राजकुमारी के इस व्यवहार पर हैरानी हुई। वे बोली, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ दीदी, मैं ही गलत थी, बेकार ही अलग हो गई। हम साथ साथ रहते तो अच्छा होता। खैर, अब अलग तो हो ही गए हैं, पर आपस में मिलजुल कर रहने में हर्ज ही क्या है, कहकर राजकुमारी ने खूनी नजरों से प्रियंका को देखा। राजकुमारी वे थोड़ी देर तक बैठकर चली गई। एक दिन गांव में एक गमी हो गई। अवधेश और शिवराज वहीं गए हुए थे। देशराज काम पर गया हुआ था। उसी समय राजकुमारी प्रियंका के घर आई और बातों ही बातों में वे उसे अपने घर बुला लाई। वे प्रियंका से बातें करने लगी। प्रियंका राजकुमारी के मन से अनजान थी। उसे मौत की दस्तक भी सुनाई नहीं दी। बात करते करते उसने पास खड़ी कुल्हाड़ी उठाई और प्रियंका के सर पर दे मारी। सर पर कुल्हाड़ी का वार होते ही प्रियंका लुढ़क गई। सिर से खून का फवारा फूट पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद प्रियंका का शरीर शांत हो गया। राजकुमारी को जब विश्वास हो गया कि वे मर चुकी है
तो उसे तसल्ली हुई। फिर सारे कमरे को लीप कर खून के निशान मिटा दिए। शाम के समय देसराज घर लौटा तो उसने कहा, वे ऊपर है, उसे जगाओ, मैं खाना वहीं लाती हूँ। देसराज चुपचाप ऊपर चला गया। राजकुमारी भी वहीं खाना लेकर पहुंच गई। खाना खाने के बाद वे सोने की तैयारी करने लगी। तभी शिवराज ने आवाज दी। राजकुमारी ने दरवाजा खोला। शिवराज ने पूछा, यहाँ प्रियंका आई है क्या? नहीं, वे तो शाम को थैले में कपड़े डालकर कहीं जा रही थी। राजकुमारी की बात सुनकर शिवराज परेशान हो गया कि बेटी को घर में छोड़कर वे कहाँ चली गई। ऐसे में कहीं नहीं जाती थी। उसने उसी समय अपने ससुराल फोन किया। पता चला कि वे वहां भी नहीं पहुंची थी। रात में कुछ नहीं हो सकता, वे ये सोचकर शिवराज घर चला गया। पूरी रात चिंता में कटी, लेकिन सुबह उठते ही गांव में हल्ला हो गया। शिवराज के घर से कुछ दूरी पर गड्ढे में एक औरत के पैर दिखाई दे रहे थे। शिवराज का दिल धड़कने लगा, कहीं प्रियंका तो नहीं। देसराज भी वहां पहुंचा। तब तक किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। कुछ ही देर में थाना से पुलिस टीम के वहां पहुंचे। पुलिस के आदेश पर गड्ढे की मिट्टी हटाई गई तो उसमें प्रियंका की लाश निकली। बीवी की लाश देखकर शिवराज दहाड़े मारकर रोने लगा और देसराज डरा सहमा एक ओर जा खड़ा हुआ। देसराज ने कुछ सोचा और घर की तरफ गया, लेकिन घर से राजकुमारी गायब थी। अब उसकी समझ में सब कुछ आ गया। वे वापस शिवराज के पास आ गया और उसे बताया कि राजकुमारी गायब है। पुलिस ने शिवराज से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी की हत्या उसके छोटे भाई की बीवी राजकुमारी ने की है और वे फरार हो गई है। पुलिस देसराज के घर पहुंची। वहां ताला लगा हुआ था। वहां खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लाश की सनाख्त हो चुकी थी। पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों भाइयों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई। इस बीच प्रियंका का पिता भी थाने में आ पहुंचा। उसने राजकुमारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि देसराज और प्रियंका के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे, लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही थी कि अकेली औरत हत्या करके प्रियंका को गड्ढे तक कैसे ले आई और उसके अकेले ही कैसे दफना दिया। पुलिस की एक टीम राजकुमारी की तलाश में उसके मायके के लिए रवाना हुई, लेकिन राजकुमारी रास्ते में ही मिल गई तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। पूछताछ के दौरान राजकुमारी ने कबूल किया कि प्रियंका की हत्या उसने ही की थी। प्रियंका ने उसके वैवाहिक जीवन को उजाड़ कर रख दिया था। इसी मजबूरी के चलते उसने इस खतरनाक योजना को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि प्रियंका 7 माह की गर्भवती थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने राजकुमारी को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।